आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शेख हसीना का बांग्लादेश में असली दुश्मन कौन? इस शख्स ने दिया होता साथ तो नहीं जाती पीएम की कुर्सी। मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर मिलता तो पूरी एनसीपी साथ ले आता। सिंधे और फडणवीस के सामने ही अजित पवार ने की मन की बात। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद आज मौसम हुआ सुहाना। जाने आज क्या है आईएमडी का अपडेट। राजस्थान के सलूम्बर से बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा का निधन, हार्ट अटैक ने ले ली जान। दुनिया उलझी रही बांग्लादेश के मुद्दे में, उधर ईरान ने 29 लोगों को दे दी फांसी। यूक्रेन ने रूस में वह कर दिया जो 2 साल तक नहीं कर पाया। इजराइल के जेल में फिलिस्तीनी कैदियों का हो रहा यौन शोषण, यूएस ने की वीडियो की जांच की मांग। क्या ग्लोबल संकट के बीच आरबीआई देगा राहत? बस कुछ देर में रेपो रेट पर बड़ा ऐलान। क्रिकेटर विराट कोहली के प्यार में पागल थी मृणाल ठाकुर। और विनेश फोगाट पर तंज कसने के एक दिन बाद ही पलटी कंगना रनौत, अब कह दी ये बात। शेख हसीना अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हो चुकी है। बांग्लादेश में प्रदर्शन की वजह से ऐसा बवाल मचा कि शेख हसीना को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। केवल कुर्सी ही नहीं छोड़नी पड़ी, उन्हें अपना देश भी छोड़कर भागना पड़ा। वो अब भारत के अस्थायी शरण में है। फिलहाल हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में मौजूद शेख हसीना शरण के लिए अन्य देशों की ओर देख रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर शेख हसीना का असली दुश्मन कौन है, जिसकी वजह से भागे फिरने वाली नौबत आई। अगर एक शख्स का साथ मिला होता तो शेख हसीना की आज यह हालत नहीं होती। जी हाँ, बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकर उज्जमान ही वह शख्स है जिन्होंने तख्तापलट की साजिश रचकर शेख हसीना को कुर्सी से बेदखल कर दिया, उन्हें देश छोड़कर भागने को मजबूर कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के हिंसाग्रस्त बांग्लादेश छोड़कर भागने से एक दिन पहले ही बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकर उज्जमान ने एक बैठक की थी। इसमें उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शेख हसीना द्वारा लगाए गए कर्फ्यू को लागू करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलाई जाए। हालत से वाकिफ एक भारतीय अधिकारी ने बताया कि शेख हसीना को अब सेना का समर्थन नहीं था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की पेशकश की होती तो वह पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अपने साथ ले आते। हालांकि अजित पवार ने यह बयान मजाकिया लहजे में कही, लेकिन इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मौजूदा सीएम की जीवनी योद्धा कर्मयोगी एकनाथ शिवाजी सिंधे पुस्तक के विमोचन के अवसर पर पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों ही मौजूद थे। इसी मौके पर उन्होंने एकनाथ शिंदे और फडणवीस की तुलना में खुद को राजनीति का सीनियर बताया। जुलाई 2023 में अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी थी और वह एनसीपी को तोड़कर बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में आमतौर पर बादल छाए रहने और ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। गुरुवार यानी आज के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि बारिश से दिल्ली की सड़कें जलमग्न हो गई थी और कई इलाकों में लोगों को ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ रहा था। इसके अलावा मौसम विभाग ने राजस्थान में गुरुवार को और शुक्रवार को, हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को और उत्तराखंड में गुरुवार और शुक्रवार को बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। 6, 7, 10 और 11 अगस्त को जम्मू और कश्मीर में छिटपुट भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। 11 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, 8 से 12 अगस्त के दौरान हरियाणा और चंडीगढ़, पंजाब में 8 अगस्त और 9 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है। राजस्थान से बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने आई है। यहाँ उदयपुर की सलूम्बर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा का बुधवार रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। 65 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा है। वहीं उनके इस निधन पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी दुख जाहिर किया है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सीने में दर्द की शिकायत के बाद अमृतलाल मीणा को उदयपुर के एमबी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ बुधवार रात उनका निधन हो गया। अमृतलाल मीणा 2013
2013 से ही 3 बार विधायक रहे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शोक व्यक्त किया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि अत्यंत दुखद, सलमपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का हृदयघात से निधन के समाचार से स्तब्ध हूँ। ईरान इस समय काफी चर्चाओं में है। पिछले दिनों तेहरान में हुई हमास चीफ इस्लाम हानिया की हत्या की वजह से ईरान काफी खबरों में रहा। अब ईरान से एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल ईरान ने एक ही दिन में 29 लोगों को फांसी की सजा दी। बुधवार को तेहरान के जेल में 26 लोगों को और अन्य 3 लोगों को करच शहर के जेल में फांसी दी गई। एएफपी ने अपनी रिपोर्ट में नॉर्वे के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, न्यूज एजेंसी और सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान के हवाले से लिखा था। इन 2 संस्थाओं ने भी फांसी की सजा देने की पुष्टि की है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ईरान पर 2022 के विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों को मौत की सजा दे रहा था ताकि लोगों में डर पैदा हो सके। 2 साल से ज्यादा वक्त से जारी जंग में यूक्रेन ने पहली बार रूस की सीमा पार करके उसके इलाके पर हमला किया है। रूस ने यूक्रेनी सैनिकों पर उसके कुर्स्क इलाके में सीमा पार करने का आरोप लगाया है। अगर इस हमले की पुष्टि हो गई तो यह यूक्रेन की ओर से अपनी तरह का पहला हमला होगा और इससे मॉस्को पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि यह इलाका 2 साल से लंबे वक्त से जारी जंग से काफी हद तक अप्रभावित है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेनी सेना ने मंगलवार को कुर्स्क इलाके की सीमाओं पर रूसी सुरक्षा लाइन को तोड़ने की कोशिश करते हुए बड़े पैमाने पर हमला किया था, जो यूक्रेन के सुमी इलाके के ठीक उत्तर में स्थित है। यूक्रेन के इस हमले में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी अड़चन में डाल दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस कथित हमले को बड़े पैमाने पर उकसावे वाला बताया। पुतिन ने कहा कि कीव ने नागरिक इमारतों, रिहायशी इलाकों और एम्बुलेंसों पर मिसाइलें सहित विभिन्न तरह के हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी की। बहरहाल यूक्रेन के अधिकारियों ने रूस के इन दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है और मीडिया भी आज़ाद तौर पर उनकी पुष्टि नहीं कर सका। इजराइल और हमास के बीच युद्ध नहीं थम रहा है। इस युद्ध में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल की जेलों में बंद कैदियों के साथ ही बुरी तरह व्यवहार किया जा रहा है, जिसे लेकर एक वीडियो सामने आया है। बता दें कि इजराइल ने गाजा युद्ध के दौरान हिरासत में लिए गए फिलिस्तीनियों को जहां रखा है, उस जेल का नाम सेदे तैमान बेस है। इजराइल के चैनल 12 पर इसी जेल का एक लीक वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सैनिक एक कैदी को उठाते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को इजराइल से आग्रह किया है कि वह एक वीडियो के सामने आने के बाद इसकी जांच करे और जवाबदेही सुनिश्चित करे, जिसमें सैनिकों को एक फिलिस्तीनी कैदी का यौन शोषण करते हुए दिखाया गया है। ग्लोबल संकट के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी बैठक के नतीजे अब से कुछ ही देर में आने वाले हैं और केंद्रीय बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास बजट के बाद हो रही पहली बैठक के नतीजों का ऐलान करेंगे। उनकी घोषणा के बाद ही साफ हो जाएगा आपके होम ऑटो लोन की ईएमआई में इजाफा होने वाला है या फिर आपका बोझ कम होगा। जी हां, बस कुछ ही देर आरबीआई गवर्नर रेपो रेट को लेकर घोषणा करने जा रही है। मोदी 3.0 के पहले बजट के पेश होने के बाद ही आरबीआई की ये पहली एमपीसी बैठक है, जो बीते 6 अगस्त को शुरू हुई थी और आज इसका आखिरी दिन है। रिजर्व बैंक की इस बैठक पर पूरे देश की निगाहें टिकी होती है, खास तौर पर लोन लेने वालों। दरअसल रेपो रेट सीधे तौर पर लोन की ईएमआई पर असर डालता है। रेपो रेट बढ़ने पर तमाम बैंक लोन की ब्याज दरों में इजाफा करते हैं और इसके घटने पर इंटरेस्ट रेट भी कम करने का कदम उठाते हैं। ऐसे में इसका असर आपकी जेब से भरी जाने वाली ईएमआई पर दिखाई देती है। फिलहाल काफी समय से रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा गया है। मृणाल ठाकुर इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पुराने इंटरव्यू को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें उन्होंने फिल्म जर्सी के प्रमोशन के समय क्रिकेटर विराट कोहली को लेकर बयान दिया था। एक मीडिया रिपोर्ट की ओर से एक्ट्रेस की इस टिप्पणी को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। वो नहीं चाहती थी कि इस मामले से वो चर्चा में आए, इसलिए उन्होंने पोस्ट के कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दिया कि इसे बंद करो। 2022 में मृणाल ठाकुर ने शाहिद कपूर के साथ फिल्म जर्सी में एक्टिंग किया था। इस फिल्म में शाहिद कपूर ने क्रिकेटर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान मृणाल ठाकुर ने कहा था कि वो क्रिकेटर विराट कोहली के प्यार में पागल थी। उनके इस इंटरव्यू की चर्चा सोशल मीडिया पर फिर से होने लगी। एक्ट्रेस उस बारे में फिर से सुनना और पढ़ना नहीं चाहती है।
पेरिस ओलंपिक 2024 में ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद रेसलर विनेश फोगाट पर उनके पूर्व में किए गए प्रोटेस्ट को लेकर कटाक्ष करने वाली अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अब विनेश की तारीफ की है। कटाक्ष करने के एक दिन बाद ही कंगना रनौत ने अपना रुख बदल लिया। फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य घोषित किए जाने के बाद वह विनेश का समर्थन करती दिखी। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर स्टोरीज के जरिए विनेश को अपना समर्थन देते हुए लिखा कि कैसे पूरा देश पहलवान का समर्थन कर रहा है। कंगना ने इस स्टोरी में एक तस्वीर के साथ एक मैसेज भी लिखा, मत रो विनेश, आपके साथ खड़ा है पूरा देश। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख पीटी उषा की विनेश से मुलाकात की तस्वीर भी पोस्ट की और उन्हें शेरनी कहा।